हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम इकोनॉमिक्स का जैसे हम 11 चैप्टर क्लास 11 का जो हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब जो है, तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम ये फिफ्थ चैप्टर आज देखेंगे, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल से आप है ना समझते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, जैसे नॉलेज जो हो गया, जैसे ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाना, तो इसी को हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल कैसे इंडिया में बना है, आगे क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। और उसके आगे हम ये देखेंगे इसमें कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या क्या होती है, कुछ डिफरेंसेस इसके बीच में वो हम देखेंगे। उसके बाद फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंसेस भी हम देखेंगे डिटेल में। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि ना इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है या फिर लोग जो करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, उसका वो क्यों जरूरी है, उसका क्या लिंकअप है इकोनॉमिक ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कैसे इफेक्ट करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट से वो कैसे रिलेटेड है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है एजुकेशन में, जो कहा जाता है एजुकेशन और हेल्थ पे इतना जीडीपी का स्पेंड करती है गवर्नमेंट, इतना परसेंट, तो वो क्या जरूरत है, वो किसकी क्या जरूरत है उतने स्पेंड करने की या उससे ज्यादा स्पेंड करने की। तो उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज एजुकेशनल अटेनमेंट। तो इंडिया का जो एजुकेशन है, आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उनके सिटीजन के बीच में, लोगों के बीच में, वो कैसा है, वो किसी क्या स्थिति है, तो उसको हम देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। कुछ क्विजेस भी हैं जिसको आप कर सकते हैं इस चैप्टर के बेसिस पर, और आगे लास्ट तक हम इसको देखेंगे और लास्ट में आपको क्विज का आंसर भी मिल जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें जो है आप जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक एजुकेटेड है, आप लोग घर में बोलते हैं कि भाई आप पढ़ो पढ़ो ना, आपको पढ़ना है इतना, आप खेलने जाते हो तब भी बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ाई करो। तो ये जो एजुकेशन है बेसिकली इसलिए जरूरत है क्योंकि जो स्किल इस एजुकेशन से जो पढ़ के जो आप स्किल हासिल करते हैं, जो आप नॉलेज हासिल करते हैं, चाहे वो ना शुरू से लेकर लास्ट तक कॉलेज हो, स्कूल्स हो, या आप ना कॉलेज या कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो जो स्किल आता है वो जो है किसी भी अनएजुकेटेड पर्सन से अगर आप कंपेयर करें सोसाइटी में, अगर आप जाए बातचीत करें किसी से, तो आपको समझ में आया कि वो जो स्किल आपके पास है वो ज्यादा होगा अनएजुकेटेड पर्सन से कंपेयर टू उस लेवल उस पर्टिकुलर स्किल की अगर हम बात करें तो इससे क्या हो कि आप ये इससे क्या फायदा क्या है कि एक तो फायदा आपका है कि आप ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी हो सकता है मिल सके, स्टेबल इनकम आपको मिलेगा, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा आप ना एक ना अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपका अच्छा इनकम होगा और आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तो साथ ही साथ आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रोथ करेगा, उसमें आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आप उस कंपनी की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, तो इस तरह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और ओवरऑल कंट्री का। तो इसके साथ ही साथ और भी बेनिफिट एजुकेशन का ये तो अर्निंग कैपेसिटी की हमने बात की, उसके अलावा जो बेनिफिट है जैसे कि बेटर सोशल स्टैंडिंग इन प्राइड। तो अगर आप देखेंगे सोसाइटी में आप जाते आते हैं 10 जगह पे है ना, आपके रिश्तेदारों में, तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं, तो उनको एक ना अच्छी इज्जत मिलती है, उनका नाम होता है। तो लोग पेरेंट्स भी कहते हैं भाई पढ़ोगे तो है ना आप अच्छे बनोगे, आपको है ना आपका नाम होगा। तो ये चीज है ना, एक तरह से ये एजुकेशन का बेनिफिट है। उसके अलावा जो है वन वन टू मेक बेटर चॉइसेस, तो आप जो है एजुकेशन लेकर के आप चॉइसेस अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा कि भाई हमें कि कौन सी चॉइसेस में क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, तो आप चॉइसेस जो है किसी भी है किसी चीज से रिलेटेड हो उसको आप बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। और जो चेंजेस सोसाइटी का मतलब कि जो भी आसपास चेंजेस हो रही हैं, या फिर चाहे अभी का स्टेटस देख लीजिए, डिजीज पेंडेमिक जो है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करने में आप ज्यादा सक्षम होंगे कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। उसके साथ ही साथ अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप जो है कुछ इनोवेट कर सकते हैं अपने अंदर में, अपने सोसाइटी में, घरों में, कहीं पर भी। तो इनोवेशन भी आप देखते हैं, साइंटिस्ट जो बड़े बड़े इनोवेशन होते हैं, तो एक साइंटिस्ट लेवल का जो काफी उनका एजुकेशन होता है अच्छा खासा, वो करते हैं। छोटे लेवल पर भी लोग एजुकेशन करते हैं, स्टार्टअप्स देख लीजिए किस तरह का इनोवेशन ही है। उसके अलावा जो है फैसिलिटेट एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने स्टार्टअप की बात की, तो स्टार्टअप अगर आपकी कोई नई जो है ना समस्या आती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, फोन जैसे नया स्मार्टफोन आया, तो उसको जल्दी समझने का जो है आप अगर नॉलेजेबल रहेंगे, आपको नॉलेज रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप उसको जल्दी समझ पाएंगे, अच्छे से हैंडल कर पाएंगे कंपेयर टू अदर। तो ये तो भाई बेनिफिट हुआ एजुकेशन का पर्टिकुलर। तो अब हम आते हैं बेसिक जो चैप्टर का मूल है कि आपका ह्यूमन कैपिटल होता क्या है आखिरकार।
तो जैसा कि फिजिकल कैपिटल आप देखते हैं कि ना फैक्ट्रीज हो गई आपकी, उसी तरह से ना लैंड हो गया जो, तो उसी तरह से जो कंट्री जो है ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पब्लिक है, जैसे पीपल है, जो लोग है, पॉपुलेशन है, उसको कैसे उसको ह्यूमन कैपिटल में बदल सकती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होगा, जैसे जिसके इंजीनियर्स, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, ऑफिसर्स हो गए सीनियर, तो ये जो है आपका, तो ये जो है आपका ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल हो गया कि आपके पास नॉलेज है, आप कुछ है ना उसमें कर सकते हैं, आपका आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी में, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या डिफरेंट प्रोफेशंस हो। तो ये है ना कंट्री करती है, जो इसके लिए कंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया हुआ है। कॉम्पिटेंट पीपल जैसे प्रोफेसर आप देखते हो, वहाँ पे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर मिलते हैं, स्कूल्स में आप टीचर्स करते हैं उनको। तो ये प्रोफेशनल या फिर दूसरे प्रोफेशनल हो गए, मान लीजिए जो टीचिंग प्रोफेशनल्स है, तो ये क्या करते हैं, ये इनका काम है कि वो उनको जो स्टूडेंट है या जो ह्यूमन रिसोर्स उसको ट्रेन करना, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना, फॉर्म करना। तो यहाँ पे कहा गया है कि वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे गुड ह्यूमन कैपिटल क्या चाहिए, हमें प्रोफेसर या प्रोफेशनल चाहिए जो कि पढ़ा सके, समझा सके, ट्रेन कर सके, और अगर वो रहेंगे तो हम दूसरे ह्यूमन कैपिटल और जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो गए आपके, या खुद प्रोफेसर हो गए। तो ये कहना है कि ह्यूमन कैपिटल की कितनी आवश्यकता है। दिस मीन्स दैट वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इसलिए हमें ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि ह्यूमन कैपिटल और हम जनरेट कर सके। तब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट है ना टॉपिक जो है आपका कि सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल जो कहते हैं सोर्सेज क्या है उसका, कैसे हम उसमें है ना उसको है ना जनरेट कर सके ह्यूमन कैपिटल को, किस तरह से। तो इन्वेस्ट एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, इन्वेस्ट एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप घर में देख लो, आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े आप, अच्छी कोचिंग मिले आपको, अच्छे है ना जगह पे आप है ना सोसाइटी पढ़ सके, वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है अगर ह्यूमन कैपिटल की बात की जाए तो। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे इन हेल्थ हो गया आपका, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हो, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हो, अच्छी मेडिसिन आप लेते हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गई जो कंपनियां आपको देती हैं, अगर आप कंपनी को ज्वाइन करते हो करोगे, स्टार्टिंग में पहले कंपलसरी जनरली होता है, उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। माइग्रेट करते हैं लोग रूरल से अर्बन, ज्यादा माइग्रेशन आप देखते हैं अर्बन एरिया में भी, कुछ सिटी से टायर 2 सिटी से टायर 1 सिटी आप जाते हो। तो ये सब जो है आपका एक तरह से और इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन आप इन्वेस्ट करते हो कि कौन सा सही है, जॉब सैलरी क्या है उसकी, ना जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये सारा जो है ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है। एक एक करके हम इसको देखेंगे। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम, तो एजुकेशन का ऑलरेडी देखा हमने पहले भी कि है ना क्या क्या उसका बेनिफिट है। हेल्थ का अगर हम देखें तो हेल्थ में अगर आप ना हेल्दी रहोगे तभी आप है ना सही से आपका माइंड चलेगा, आपका बॉडी चलेगी, तो आप है ना काम कर पाओगे सही से, तो सही से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है अच्छी रहेगी। और अगर आप किसी आप इल लेबर के बात करें, सिक लेबर की बात करें, तो उसको क्या होगा प्रॉब्लम, उसको बाबा छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसका है ना ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन कैपिटल का, और हेल्थ में भी इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है। इससे अगर नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, आप है ना उतना काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो कंपनी की और आपकी जो है प्रोडक्टिविटी कब खत्म खराब होगी। उसके आगे जैसे कि हमने हेल्थ का अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव मेडिकेशन है, वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट देती है बहुत बार हम लगाते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसके बाद आपको देखते होंगे पोलियो का या बाकी जो वैक्सीन है ना लगा दिया जाता है उनको। क्यूरेटिव मेडिकेशन, जो आप मान लीजिए बीमार पड़े तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, फिर आपको कुछ एंटीबायोटिक या कुछ दवाई दी जाती है। सोशल मेडिकेशन क्या हो कि आपको ना जनरल हेल्थ हाइजीन के बारे में नॉलेज है, भाई साफ पानी पीना, हमें हाथ धो के खाना खाना है, घर को साफ रखना है। तो ये सारी चीजें जो हेल्थ में आ जाती है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो नॉलेज गेन करना हो सोशल मेडिकेशन का, डॉक्टर को दिखाना हो, मेडिसिन खरीदना हो। ये सारा जो कॉस्ट इन्वॉल्व है ये इसलिए इन्वॉल्व है ताकि हम ह्यूमन कैपिटल जो डेवलप कर सके एक अपना। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो कंपनियां बेसिकली प्रोवाइड करती हैं। या तो आप देखते हैं बहुत बार अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, कैंपस के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बहुत बार तो शुरू में कंपनियां खुद ही अपने जो उनका इंस्टीट्यूशन है या उनका कैंपस है उसमें वो ट्रेनिंग देते हैं अपने उनके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो ट्रेनर होते हैं वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारी कंपनियों में ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती है, कहीं आपको दूसरी जगह भेजा जाता है, जहाँ पे से आईआईएम हो गया, आपको भेजा गया, अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा गया,
जहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इस दोनों केसेज में कंपनियां जो है आपके ऊपर पैसा खर्च करती है कि भाई है ना उनको ट्रेनिंग मिले। ये इसलिए खर्च करती है क्योंकि आप अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपका ना और जो है ना डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन माइंड जो डेवलपमेंट होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे फायदा अल्टीमेटली जो है कंपनी को होगा। तो ये भी एक है ना ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का फॉर्म है। नेक्स्ट हम आते हैं माइग्रेशन पे। माइग्रेशन ज्यादातर आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो ज्यादा रीजन रहता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन अगर हम देखें, ये एक पिक्चर दिखाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बस है, काफी लोग भरे पड़े हैं। तो ये माइग्रेट जनरली बहुत सारे लोग जो है डेली माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन। वो डेली लेबरर होते हैं, डेली वेजेस अर्नर जो होते हैं, वो डेली जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करके, फिर वापस रात को घर आ जाते हैं। तो ये मेजर रीजन जो इसका होता है अनएम्प्लॉयमेंट की, भैया ना उनके गांव में उतना नौकरी नहीं है, उतनी अच्छी नौकरी नहीं है, उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए वो शहर जाते हैं और कमाते हैं। इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है माइग्रेशन में। माइग्रेशन में कैसा कॉस्ट इन्वॉल्व है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, आप ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, फ्लाइट से जाओ। उस दूसरी बात, अगर आप शहर जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आप माइग्रेट करते हो तो जनरली एक टायर 2 या लोअर सिटी से, रूरल एरिया से आप बड़े शहर में मूव करते हैं। उसमें वहां पे रहने का खर्चा ज्यादा होता है, खाने पीने का खर्चा ज्यादा होता है, तो वहां आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तीसरा जो है आपका साइकिक कॉस्ट को, कि आप घर से अलग रह के रह रहे हो, या फिर अपने सोसाइटी जो आपकी है गांव में जहाँ आप पले बड़े हो, शुरू से रहे हो, तो वहां से आपको अलग रहना पड़ रहा है, तो वो भी एक साइकिक कॉस्ट वहां भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप तो एक आपने इन्वेस्ट करते हो, एक तरह से आप कर सकते हैं माइग्रेशन में, ताकि आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़े, उसमें आप इनहेंस्ड अर्निंग आपकी बढ़ती है। तो ये सारे फायदा है इसका। इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें भी इंफॉर्मेशन में आप पहले आप किसी नौकरी को ज्वाइन करने के पहले या मार्केट को आप स्टडी करते हो भाई, कि सैलरी क्या है उसकी, कैसी कैसी जॉब है, जॉब करना क्या होगा, सीटीसी क्या है, एजुकेशन अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो कॉलेज वॉलेज, उस पर आप पहले पता करते हो भाई इसकी रैंकिंग क्या है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है इसका, टीचर्स कैसे हैं। तो ये सारा जो इन्वेस्ट करते हो आप इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ये भी आपका एक है ना पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल के लिए, ताकि आप सही डिसीजन ले सके। और सही डिसीजन लेंगे तो आपका जो इफिशियंसी है वो सही बढ़ेगी। अगर आप सही कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सही कोर्स चुनते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आफ्टर 4 इयर्स या 3 इयर्स वो ज्यादा होगी कंपेयर टू अगर आप एक ना नॉट सो गुड कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो ये सारे है ह्यूमन कैपिटल का सोर्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बॉक्स में दिया गया फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंसेस, इसको भी हम देखते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने उस बॉक्स का बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन लेकर ये टेबलर फॉर्मेट में, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो एक तरफ ह्यूमन कैपिटल है, दूसरी तरफ फिजिकल कैपिटल है। तो पॉइंट वाइज हम डिफरेंसेस देखेंगे इसमें। पहला तो ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब देखा नहीं सकता, उसको महसूस परसीव कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में एक तरह से नहीं है। एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। तो कैपिटल आप बेच सकते हैं, बट उसकी सर्विस आप दे सकते हो एक तरह से। फिजिकल कैपिटल जैसे आप लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, ये सब जो है टेंजिबल आप देखते हो, उसको आप देखते हो, बेचा जाता है। ट्रक हो गया, मान लीजिए व्हीकल हो गई, ये सारा आप टेंजिबल है, विजिबल है, छू सकते हो इसको आप, और इसको हम खरीदते बेचते भी हैं, इजिली सोल्ड इन द मार्केट। डिप्रिसिएशन जो होता है दोनों में होता है, फिजिकल कैपिटल कह लो या ह्यूमन कैपिटल कह लो। डिप्रिसिएशन मतलब धीरे धीरे उसकी जो है वैल्यू कम होना। तो डिप्रिसिएशन जो दोनों में होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में जो डिप्रिसिएशन है ये आप रिड्यूस कर सकते हैं कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे कि आप देखते हो, अगर आप पढ़ते रहोगे किताब, अगर आप है ना, बहुत सारे लोग जो बाद में भी है ना जॉब में हैं, तो कुछ ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जॉब से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो है आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें हेल्थ या एजुकेशन में, तो उससे क्या है आपका जो नॉलेज है वो बना रहता है तकरीबन। तो जो डिप्रिसिएशन है आपके ह्यूमन कैपिटल का वो कम हो जाता है। अगर लेकिन फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ऐसा नहीं है। जनरली ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये डिप्रिसिएट करता ही है। इसमें भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मशीन अगर है तो आप उसको है ना रिवायलिंग करते हो, साफ सुथरा करते हो, उसको ठीक करते हो, लेकिन फिर भी जो है वो एक है ना जो उनका फिक्स्ड है वो डिप्रिसिएशन मशीन का या फिजिकल कैपिटल का वो होता ही है। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। तो ये जो है बेसिकली ह्यूमन कैपिटल आप ह्यूमन रिसोर्स समझ सकते हो, पर्सन समझ सकते हो। तो अगर आपको यहाँ से वहां जाना है किसी दूसरे देश में, तो आपको दोनों कंट्री के लॉ को फॉलो करना पड़ता है वहां के। साथ ही साथ ये तो लॉ हो गया, कल्चर डिफरेंसेज भी बीच में आता है बहुत बार, कि आप है ना बहुत जगह आप जाना नहीं चाहते हो या जा नहीं पाते हो, क्योंकि वहाँ का कल्चर जो है काफी डिफरेंट है। लेकिन फिजिकल कैपिटल की अगर हम बात करें, लेकिन फिजिकल कैपिटल की बात करें ज्यादा मोबाइल है, आराम से आप है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है जैसे ये जानते हैं।
ह्यूमन कैपिटल जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओन, मतलब आपके दिमाग को खोल के कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरी है, ओनर कहीं और होता है, मशीनरी फैक्ट्रीज में लगी होती है, तो सेपरेबल है ये। फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल जो पार्टली है सोशल प्रोसेस एंड बाय पार्टली है कंसस डिसीजन ऑफ द प्रोसेसर। ये दोनों है, सोसाइटी भी डिसाइड करती है भाई आपको कहाँ जाना है। स्पेशली स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो शुरू में आपको सोसाइटी की बात ज्यादातर डिसाइड करती है, बाद में भी जॉब अगर आपको लेना है क्या लेना है तो काफी कुछ आप कंसल्ट करते हैं सोसाइटी से, ना सोसाइटी बहुत उस समय ट्रेन में जो है वो आप लेते हो, तो दोनों का डिसीजन होता है, आपका भी और सोसाइटी का भी। लेकिन फिजिकल कैपिटल जो बेसिकली डिसीजन ऑफ ओनर है, तो जो ओनर डिसाइड करता है भाई ये मशीन ही चलेगी या ना, ये ट्रक यहाँ से यहाँ चलेगा, तो वो बेसिकली ओनर का डिसीजन है। इज डन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डन थ्रू कंसस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। तो ये है ना जनरली जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है नेशन के अंदर ही होता है, बाहर से कम होता है। तो नेशन का जो पॉलिसी है, मान लिया गवर्नमेंट अगर एजुकेशन में फोकस नहीं करती है, हेल्थ पे फोकस नहीं करती है, तो अभी सी बात है वहाँ का एजुकेशन का जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप उतना नहीं होगा। तो ये वहाँ की पॉलिसी, वहाँ कंट्री की पॉलिसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और फिजिकल कैपिटल देखें तो अगर हमारे पास कमी नहीं है कोई चीज की, तो हम अगर पैसा है तो उसको इंपोर्ट करके आप कमी पूरा कर सकते हैं। मशीन का हो गया, लैंड इक्विपमेंट्स का हो गया। इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। तो ये प्राइवेट बेनिफिट तो होता ही है आपको बेनिफिट जो है, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट हो रहा है आपके नॉलेज से, आपके जो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल से। आप उसको किसी के और को एजुकेट करते हो, स्पेशली आप फैमिली ही देख लो अगर आप, तो फैमिली को भी एजुकेट होता है, आपके जो स्टैंडर्ड फैमिली है उसको आप एजुकेट कर सकते हो। अगर प्राइवेट यहाँ पे लेकिन सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट होता है, जो ओनर है उसी को बेनिफिट है इसका। तो ये डिफरेंसेज है। फिर मूव करते हैं हम बुक पे आगे के टॉपिक के लिए। तो ये हमने देख लिया फिजिकल ह्यूमन कैपिटल का। आगे हम देखते हैं इसमें, सॉरी ये है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे क्या समझ सकते हैं कि जो मेजर होता है जनरली वो होता है कि जीडीपी कितना कंट्री का ग्रो किया है, इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना ग्रो कर रहा है, तो उससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ उससे मेजर करते हैं। और एजुकेटेड पर्सन का, जैसे कि हमने कहा, एजुकेटेड पर्सन जो है ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि जो नॉलेज है वो स्किल्स जो है उससे वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है कंपेयर टू इलिटरेट पर्सन। तो इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी एक तरह से। अनइंटरप्टेड हेल्थ अगर अच्छा है तो अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई मिलेगा वहां पर ना। ये आप देख सकते हैं स्कूल एक है ना, कुछ छोटा सा स्कूल है, शिफ्ट प्रीमाइस में बनाया गया है, नॉट परमानेंट टाइप का स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे भी ह्यूमन कैपिटल का कह सकते हैं फॉर्मेशन है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसको दिमाग को उनको नॉलेज दिया जा रहा है। तो इनहेंस प्रोडक्टिविटी से हमने कहा चाहे वो हेल्थ अच्छा हो चाहे वो पढ़ाई अच्छी हो, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है तो इससे नॉट ओनली टुवर्ड्स लेबर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो स्टिमुलेट इनोवेशन। तो हमने से बात की शुरू में, इनोवेशन आप कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज होगा, तो इनोवेशन भी आता है उस नॉलेज से। चेंजेज आप समझ सकते हैं सोसाइटी में, साइंटिफिक कुछ चेंजेज आ रहे हैं, कुछ नया चीज आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को जल्दी आप समझ सकते हैं। इन्वेंशन आप जो एजुकेटेड पर्सन करते हैं, और एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमने देखा। तो अब एजुकेशन जो मेजरमेंट है बेसिकली वो जो है सही मेजरमेंट नहीं होने के कारण बहुत बार हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई एजुकेशन ग्रोथ जो है वो कैसा है, नहीं है। जैसे कि हो गया आपका कि टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग पर मेजर करते हैं, टीचर पीपल रेशियो कितना है क्लास में, एक टीचर पे कितने बच्चे हैं ऑन एन एवरेज, इनरोलमेंट कैसा है, मतलब बच्चों का इतने इतने साल के बच्चे कितने परसेंट इनरोल है स्कूल में, कितने ड्रॉप आउट है। तो ये जो डिफरेंटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है बेसिकली, कि भाई ये तो आपने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया भाई कितना बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उसकी पढ़ाई है, जैसे कि आप ये एक आता है आपका प्रथम जो एनजीओ है आपका, तो एक कुछ एनजीओ जिसका रिपोर्ट निकालता है, जैसे प्रथम एनजीओ है, आप देखते होंगे उसका AACR जो रिपोर्ट आता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे पेन तो नहीं चल रही है, AACR जो रिपोर्ट आता है इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है बेसिकली। हेल्थ भी अगर हम देखें मेजर जब करते हैं तो हेल्थ का हम बेसिकली उसको एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं, मोर्टेलिटी रेट मेजर करते हैं। तो ये सब जो ट्रूली जो बताता नहीं है स्टेटिस्टिक्स, तो इसी कारण से
Human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. तो ये जो है इसी कारण से, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो कॉजलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, दैट इज हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों तरफ से ह्यूमन कैपिटल, हाई लेवल ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा तो कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो ये चीजें हैं, दोनों के बीच कोरिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बीच में। इसी पे गवर्नमेंट का जो 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा था लास्ट पहले चैप्टर में, शुरुआत चैप्टर में, कि 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जो कि पंचवर्षीय योजना कहते हैं हिंदी में। तो 7 5 ईयर प्लान से बेसिकली ये एक एम था, गवर्नमेंट ने इसको इंपॉर्टेंस दिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को भी, कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को हमें जो है, हमारे पास इतना पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हमको डेवलप करना है, ह्यूमन कैपिटल में, पॉजिटिव ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। It is difficult to establish a relation between of cause and effect from the growth of human capital to economic growth। तो इसको डायरेक्टली हम रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल अगर ग्रो करता है तो साथ ही साथ ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो इसके लिए एक टेबल आप देख सकते हैं, इसको एक टेबल के तरह समझाया गया है इसमें, टेबल का यूज करके। तो अगर आप यहाँ देखिए, ये रियल पर कैपिटा इनकम है, जो कि बेसिकली आप इकोनॉमिक ग्रोथ समझ सकते हैं इसको। ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया आपका, ये ग्रोथ को दर्शाता है आपका। और दूसरा जो है आपका, ये क्रूड, ये सब जो हेल्थ का हो गया, ये तीन चीजें जो है, ये हेल्थ को बता रही है कि हेल्थ जो ह्यूमन कैपिटल का एक पार्ट है वो कैसा है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर हम देखें क्रूड डेथ रेट है वो कम हो गया काफी, 25 जो था पर 1000 पॉपुलेशन, वो 6.5 हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों का मरने का दर कैसा है 1000 में, तो वो काफी कम है, हो गया धीरे धीरे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखे कि अपन एक जो बच्चा एक जन्म लेगा, या मेल या फीमेल, तो कितने साल तक जिंदा रह सकता है अप्रोक्सीमेट, तो ये काफी इंक्रीज हुआ है, 67 फॉर मेल्स एंड 70 फॉर फीमेल्स। तो जब देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ, एक तरह से ट्रेंड आप देखें तो ये ग्रोइंग ट्रेंड है यहाँ पर सारे केसेस में। और एजुकेशन में भी देखें आप, लिटरेसी रेट जो 1951 में इंडिपेंडेंस के समय 16-17% था, वह 76% है। तो ये ग्रोथ जो है एक तरह से आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ जो है करस्पॉन्डिंगली जो रियल पर कैपिटा इनकम जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाता है। तो इस तरह से इससे आप कैजुअल रिलेशन समझ सकते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल के ग्रोथ के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और वाइस वर्सा भी सही है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो अगर और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी इसमें हेल्थ और एजुकेशन में या ह्यूमन कैपिटल में, तो ह्यूमन कैपिटल भी ग्रो करेगा। तो ये एक तरह से कैजुअल रिलेशन दिखाता है दोनों के बीच में। इसी तरह से ये ट्रेनिंग है आपका, जॉब्स ऑन हैंड, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी ऐसा होगा कि जैसे हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हम एक नॉलेज इकोनॉमी, मतलब कि हमारे ब्रेन से लोग, जैसे आज आप देखते हैं आईटी सेक्टर जो एक तरह से इंडिया का आईटी सेक्टर जो है, ये इसी नॉलेज इकोनॉमी को यूज कर रहा है कि हमारे पास जो ब्रेन है, इतने ह्यूमन कैपिटल है, और सस्ते चार्जेस पर हम जो बाहर की कंपनियां जो है, यूएस यूके की कंपनियां जो हमारे पास आउटसोर्स करती है काम। तो ये नॉलेज इकोनॉमी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बेनिफिट है। इंडिया इज ए नॉलेज इकोनॉमी, तो जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मैंने बात की, जैसे तो यूजिंग आईटी, देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ विलेजर्स यूजिंग ईमेल, ई गवर्नेंस। तो ये सारा जो है आपका आईटी जो नॉलेज इकोनॉमी है उसका फायदा है कि भाई हम इससे भी इनकम जो बाकी देशों से कमा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस बेसिकली क्या है या सिमिलरिटी क्या है। ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये मींस है, मतलब इसको यूज करके आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, एक रास्ता है, जरिया है ह्यूमन कैपिटल बनाने का। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ये मानता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन वेलबींग का, तो ये डेवलपमेंट भी ह्यूमन डेवलपमेंट है।
In human capital, investment in education and health is considered to be unproductive if it does not increase output of goods and services. तो अगर ये अगर ह्यूमन कैपिटल में अगर वो आउटपुट इंक्रीज नहीं करता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, तो उसे समझा जाएगा कि वो अनप्रोडक्टिव रहा। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया ह्यूमन कैपिटल के लिए वो प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो बहुत बार देखते हैं गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, जरूरत नहीं है कि वो 100% ट्रांसलेट हो इकोनॉमिक ग्रोथ में, कुछ परसेंट ही वो ट्रांसलेट हो पाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कन्वर्ट हो पाता है। तो बाकी को हम कहते हैं कि वो अनप्रोडक्टिव रहा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किया है एजुकेशन हो हेल्थ में, तो वो मानते हैं कि भाई वो डेवलपमेंट में हमने किया है, प्रोडक्टिव ही है, प्रोडक्टिव देखा जाता है उसको। इनफैक्ट अगर वो हायर आउटपुट को इंक्रीज भी नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करता, तब भी हम उसको एक पॉजिटिव मानते हैं, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज को हम मानते हैं। ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू एन एंड, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर कि ये तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तभी हम उसको ह्यूमन डेवलप कैपिटल फॉर्मेशन मानेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक जरिया है उस तरह से कि भाई हमने इसमें इन्वेस्ट किया, एजुकेशन हेल्थ दिया, इसके थ्रू हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ह्यूमन वेलफेयर ही जो है आपका मेन एम है। और एंड एज एवरी इंडिविजुअल एंड हेल्थ एज एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड ए हेल्दी लाइफ। तो हम इंडिविजुअल को ही एंड मानते हैं इसमें कि भाई हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना है, हमें प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसको एजुकेशन, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ से देख सकते हैं आप, यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके डिफरेंट इंडेक्सेस निकलती हैं आपकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको आप देख सकते हैं। इसके पैरामीटर्स जो है बेसिकली एजुकेशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये इंडिविजुअल का हेल्थ और एजुकेशन देखता है, ये नहीं देखता है कि उससे भी कितना इकोनॉमिक ग्रोथ, कितना प्रोडक्टिविटी हुआ। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स इसमें है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का ही मतलब है कि भाई हमने लोगों में कितने लोगों को एजुकेट किया, कितने का हेल्थ जो है अच्छा है, मोर्टेलिटी रेट कितनी कम है। तो ये देखना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है एक तरह से। तो यही चीज है यहाँ पर बताई गई है डिटेल में। तो इस आगे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। तो ह्यूमन कैपिटल का अभी क्या स्टेटस है, कैसा है इंडिया में, तो उसको हम देखेंगे इसमें असेसमेंट एक तरह से। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया फेडरल कंट्री है, तो यहाँ पे बेसिकली जो सब्जेक्ट्स है वो डिवाइडेड है काफी, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारा कुछ बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट के अंदर भी आता है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट से फेडरल कंट्री, यूनियन ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर गांव में आप जैसे म्यूनिसिपैलिटी जो है लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इसी अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ साइमल्टेनियसली बाय ऑल द थ्री टायर्स। तो सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल म्यूनिसिपैलिटी भी अपने लेवल पर इन्वेस्टमेंट करती है इसमें। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट करती है तो ये कि उस सेक्टर को ग्रो किया जा सके। तो अभी हम यहाँ बेसिकली एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे, हेल्थ को हम आगे 8वें यूनिट में हम इस पे देखा जाएगा, आगे के चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे। तो हेल्थ केयर एजुकेशन जो है बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, जैसे हमने कहा शुरू में जब हम फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंसेस देख रहे थे, तो हमने देखा कि हेल्थ और एजुकेशन में तो ह्यूमन कैपिटल जो है उसका दोनों बेनिफिट है। इसीलिए आप देखते होंगे बाहर में कि दोनों प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं। तो इसीलिए दोनों ही तरह के है ना इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने रोड बना दिया तो रोड 10 साल के लिए, 5 साल के लिए वो इफेक्ट है। इसका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इकोनॉमी को। एक एजुकेट पर्सन होगा तो उसके साथ उसकी सोसाइटी, उसके फैमिली, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो सारे जो है उसको एजुकेट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है। और दूसरा जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसलिए भी जरूरी है कि इंडिविजुअल जो है उसको उतना नॉलेज नहीं होता है कि भाई कौन सा ना सही इंश्योरेंस है, पैसा सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सर्विसेज सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे जरूरी है इंटरवेन करना, कि भाई गवर्नमेंट का रोल क्या है कि देखे कि हर चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं उसको देखा जाए कि भाई वो स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली है कि, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आप देखते हैं, एआईसीटी बोर्ड है आपका, यूजीसी है। तो इनका काम क्या है कि देखना कि बाकी जो कॉलेजेस, स्कूल्स हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनका जो पैसा जो ले रहे हैं, चार्जेस जो ले रहे हैं वो रिजनेबल है कि नहीं है।
तो ये सारा काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने का इसलिए काम है। बहुत सारी मिनिस्ट्री आप देखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी रहती है। ये इंस्टीट्यूशन का नाम जैसे कि यूजीसी हो गया, एनसीईआरटी जो है जिसकी बुक हम पढ़ रहे हैं, एआईसीटी जो है आपका, जो बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखती है, टेक्निकल एजुकेशन को। तो ये जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली देखती है कि जो एमबीबीएस कोर्सेज हैं, जो हेल्थ मेडिकल कॉलेजेस है, वो सही है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा काम है गवर्नमेंट का। तो उसके साथ ही साथ जो है ना, बहुत सारे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाई, है ना, उतना हेल्थ या अच्छी पढ़ाई। तो इस कारण से भी इसका इसेंशियल फॉर दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, इसलिए गवर्नमेंट जो को प्रोवाइड करने की जरूरत है कि वो एजुकेशन हेल्थ, जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक हेल्थ है, वो ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जिनको जरूरत है इस चीज की और जिनके पास पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट जो स्कीम्स भी लेके आई है, जैसे कि आप आरटी, जो राइट टू एजुकेशन आप पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन है, हेल्थ को लेकर आयुष्मान योजना भी है आपका, पहले से आपका भी नेशनल हेल्थ मिशन है, और भी बहुत सारी है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए आईसीडीएस है आपका, बच्चों के हेल्थ के लिए इंडिकेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम जो है आपका, आंगनवाड़ी संस्था है, मिड डे मील स्कीम है एजुकेशन के लिए। तो ये सारे जो स्कीम्स हैं, ये इसी के लिए है गवर्नमेंट का कि भाई जो नीचे तबके के लोग हैं, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये दिया जाए, क्योंकि ये जरूरत है कंट्री की और इनका राइट भी। जैसे हमने कहा एजुकेशन सेक्टर को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो अब एक्सपेंडिचर देखें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हम दो तरह से देखते हैं बेसिकली, कितना टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ गवर्नमेंट का, और जीडीपी का कितना परसेंट है। जीडीपी जो हम मेजर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है जीडीपी। इसको बेसिकली देखा जाता है कि इसका कितना परसेंटेज जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे, हेल्थ पे या सोशल सर्विसेज पे स्पेंड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका, क्रिटिसिज्म होती है गवर्नमेंट की इसमें कि भाई आपको और बढ़ाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 1952 से 2014 के बीच में तो एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया है, अब 7.92 से 15.7% इंक्रीज किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का इतना परसेंट। और जीडीपी का अगर हम देखें तो जो 0.64% था इंडिपेंडेंस के समय में, वो काफी बढ़ के 4.13 हो गया है। बट ये यूनिफॉर्म नहीं रहा, इसका क्रिटिसिज्म इसलिए किया था, क्रिटिसाइज किया था कि भाई यूनिफॉर्म नहीं, कभी बढ़ा, बहुत बार घट जाता है। तो ये इरेगुलर तरीके से, तो ये गलत है। आपका किसी में इन्वेस्ट करना, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, तो आपको हमेशा जो उसको एक उतना इन्वेस्टमेंट, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। एलिमेंट्री, अगर इसका हम बाइफर्केशन देखें, मतलब इसके अंदर में किस कहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया आपका, जो 8 क्लास तक ऐसे आप समझ सकते हैं, स्कूल एजुकेशन जो कर सकते हैं आप, तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन में आ जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है अभी, जो आपने देखा 4.16%, मैक्सिमम परसेंटेज उसका पार्ट जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में जाता है। जो राइट टू एजुकेशन जैसे आप है, सर्व शिक्षा अभियान जो है, और टर्सरी एजुकेशन जो कहते हैं, कॉलेज एजुकेशन हो गया या फिर जो वॉलंटरी कोर्सेज हो गया आपका, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है सबसे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत है कि एक्सपेंडिचर जो है सारे लेवल में इंक्रीज करे। अगर आप सजेशन लिखना चाह रहे हैं किसी चैप्टर क्वेश्चंस में, तो वो आप लिख सकते हैं कि भाई ना यहाँ पे सभी सेक्टर्स में, सभी लेवल ऑफ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो इंटरनेशनल लेवल है, जो बाकी कंट्रियां हैं, उनको काफी ज्यादा परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो इन्वेस्ट करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी जरूरत है कि, और यहाँ पे जो स्टेट एजुकेशन का वो काफी अभी इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा जो है ना क्रिटिसिज्म है कि स्टेट्स अगर हम देखें, अलग स्टेट्स, तो वहां पे भी बहुत डिफरेंस है। जो किसी स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी स्टेट में एक्सपेंडिचर जो बहुत कम है, किसी में ज्यादा है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। तो इसमें है ना डिफरेंट जो कमीशन भी गवर्नमेंट बनाती है शुरू से, इंडिपेंडेंस के बाद से काफी कमिटीज बनाई है गवर्नमेंट ने कि भाई उस पर सुझाव दे सके कि एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर की जरूरत है, किस किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो उसमें डिफरेंट कमीशन का यहाँ पे नाम दिया, जैसे कि एजुकेशन कमीशन है, इसने उस समय कहा था, आप समझ सकते 66 में कि 6% एटलीस्ट आपको जीडीपी का स्पेंड करना चाहिए, और जो कि आज हम जो है 14 के समय में भी 4.16% पर ही है। तो काफी जीडीपी का अगर देखें 2% है, लेकिन जीडीपी का कंपेरिजन करें आप तो काफी बड़ा अमाउंट होता है अगर आप प्राइसेज में देखें तो। उसी तरह तपस मजूमदार कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट 1998 में। तो ये सारा जो चीजें हैं, कमेटी ने रिकमेंड भी किया गवर्नमेंट को कि भाई आपको एक्सपेंडिचर इस एजुकेशन में करना चाहिए। उसके बाद डिटेल में आप रिकमेंडेशन भी पढ़ सकते हैं किसी किसी कमेटी का जो नए में आए हैं, कि भाई उसका किस सेक्टर में कहाँ इंडिपेंडेंस, कहाँ पे एक्सपेंडिचर की ज्यादा जरूरत है, क्या और चेंजेस करने की जरूरत है पॉलिसी में, तो वो सारा रिकमेंडेशन डिटेल में रहता है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट जो गवर्नमेंट लेके आई थी ना 2009 में, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स रखा गया इसका। गवर्नमेंट 2% एजुकेशन सेस भी लगाती है, जब टैक्स भरेंगे तो उसमें देखेंगे आप हाईयर एजुकेशन सेस और ना एजुकेशन सेस उसमें रहता है। ये एक तरह से टेबल में बताया गया एजुकेशन का जो स्टेटस है इंडिया का डिफरेंट टाइम्स में, 1990, 2000, 2015 का कंपैरिजन किया इन्होंने। लिटरेसी रेट अगर आप देखें, एडल्ट लिटरेसी रेट जो कि 15 साल से बड़े ना लोगों का जो लिटरेसी रेट है, तो वो भी काफी ग्रो किया है, उसमें भी बढ़ोतरी आई है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट देखे कि ना प्राइमरी कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, तो ये भी ग्रो किया है। और यहाँ पे अगर यूथ लिटरेसी देखे आप 15 से 24 साल का, ये भी ग्रो किया। तो एटलीस्ट की जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का हो रहा है उसमें रिजल्ट आउटकम जो है पॉजिटिव है, बट साथ ही साथ इसको और जरूरत है देखने की कि है ना कहाँ कहाँ हमें और लैप्सेज है उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की यहाँ पे बात की कि वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल अभी भी ये काफी कम है। बहुत सारे लोग जो है अभी भी है ना, एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखें इलिटरेट्स का, कितने लोग इलिटरेट है, एब्सोल्यूट नंबर मतलब काउंट अगर आप करें फिगर्स, तो अभी भी उतना ही है जितना कि इंडिपेंडेंस के समय में था, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुआ है और लेकिन जो लोग गए हैं परसेंटेज उतना ही है। तो इस तरह से नंबर आप काउंट करेंगे तो उतने लोग आज भी इलिटरेट कहलाएंगे इंडिया में। तो ये एक चिंता का विषय है कि आपको जो एजुकेशन फॉर ऑल है वो अभी भी फुलफिल होता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा पिक्चर दिया गया, देखिए जो बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं ईंट भट्टा में स्कूल को छोड़ करके, क्योंकि ये उनके पास घर में कमाने के लिए नहीं, पैसा नहीं है, तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। तो ये एक ना पिक्चर में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये चीज है आपका, जो कि 14 ईयर्स जिसको गवर्नमेंट ने आरटी के थ्रू लागू किया है। दूसरा जो कंसर्न है आपका ना कि जेंडर इक्विटी नहीं है, जैसे हमने देखा पिक्चर में ऊपर में कि जो गर्ल एजुकेशन है वो और कम है आपका। अगर आप देखें ना टोटल एजुकेशन में, तो गर्ल का पार्टिसिपेशन काफी, फीमेल चाइल्ड का काफी कम है आपका। और जो अगर आप गरीब तबके में देखें तो और भी वो आपको डिफरेंसेस दिखेगा, क्योंकि वहां पे अगर बच्चा है, लड़का लड़की दोनों है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं पढ़ाने को, तो वो ज्यादा चाहते हैं कि लड़का पढ़ने जाए, लड़की को वो पढ़ाते नहीं है। तो इस कारण से जो स्टेटस है सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन वो भी काफी डिग्रेड हुआ है। तो जेंडर इक्विटी भी लाने की जरूरत है हमें एजुकेशन में भी। दोनों की पढ़ाई जो है, फीमेल लिटरेसी रेट हो या मेल लिटरेसी रेट हो, दोनों जो है अच्छा रहे, दोनों की एजुकेशन पे जोर दिया जाए। हायर एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हायर एजुकेशन जो है टर्शरी एजुकेशन जिसको कहते हैं, उसमें अभी भी काफी है ना कम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, काफी कम एक्सपेंडिचर भी है गवर्नमेंट का। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा है। अभी भी एजुकेटेड यूथ जो पढ़ते भी हैं उसमें, कॉलेज एजुकेशन जो हासिल करते हैं, पीएचडी या एमटेक भी, तो उसमें भी काफी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो जिसके कारण वो रोज सही तरह से कि भाई पढ़ के क्या करेंगे इतना। तो ये जो इसी कारण गवर्नमेंट को जरूरत है इसमें भी कि ना, एक तो पहले बात है जो हाई एजुकेशन में उसको ज्यादा एक्सपेंडिचर करे, साथ ही साथ जो स्किल्स दिया जा रहा है कॉलेजेस में या ना वैसे हाई एजुकेशन में, चाहे एमबीए हो एमटेक हो, तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्किल्स हो ज्यादा, कि जो ताकि लोगों को पास करते ही नौकरी मिल सके, सही नौकरी मिल सके, सही उसको वो खड़ा हो सके, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये भी जरूरत है गवर्नमेंट को कि देखने का कि स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है कि नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट से मेल खाता है कि नहीं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर उसको काम करने की जरूरत है। तो ये कंक्लूजन हो गया जो हमने पढ़ा कि है ना, जैसे कि हमने देखा वे फॉरवर्ड में आप आगे का लिख सकते हैं भी क्या क्या जरूरत है। एक तो आपका हो गया कि है ना हाई एजुकेशन में देखने की जरूरत है, स्टैंडर्ड की, जेंडर इक्विटी की जरूरत है आपको, और एजुकेशन फॉर ऑल जो है मतलब उसको पे और भी अभी उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये उसी का रिकैप है जो हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये था आज का चैप्टर 5। अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप है ना इस पे क्विज का आंसर भी दे सकते हैं, और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे भी जो हम वीडियो करें उसको आप देख सकें उसको। थैंक यू फ्रेंड्स।